गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज जो डेट है वो है हमारी 19 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 7 जो है हमारा उसके सामाजिक विज्ञान का जो उपविषय है भूगोल उसकी वर्कशीट नंबर 8 है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में परितंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि परितंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार बनता है। ठीक है, परितंत्र को समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है और आपको लिखा गया है कि इसके बारे में आपको विचार करना है, यानी कि इन चीज़ों को देखिए, समझिए, सोचिए और इसके बारे में आप विचार कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक कैक्टस का पौधा दिया गया है और लिखा गया है कि जो कैक्टस का पौधा होता है उसकी पत्तियाँ कांटे के रूप में क्यों होती है। अच्छा सोचिए कि जो कैक्टस का पौधा है उसकी पत्तियां क्यों नहीं होती हैं और वो जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में क्यों पाई जाती हैं। देखो अगर हम बात करें कि जो कैक्टस का पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, वो एक तो रेगिस्तान में पाया जाता है और वो ऐसी सूखी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो पानी की कमी के कारण क्या होता है, कैक्टस जो होता है उसकी पत्तियां नहीं होती, बल्कि जो पत्तियां होती हैं वो किस रूप में होती हैं, कांटे के रूप में होती हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड चित्र को देखें तो सेकंड चित्र हम देखते हैं कि जो ये ऊंट दिया गया है, आपको लिखा गया है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। देखो आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है वो कहाँ पर होता है, रेगिस्तान में होता है। और जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पैर होते हैं वो रेगिस्तान के अनुसार बने होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगर आप तीसरा चित्र देखें तो तीसरे चित्र में दिया गया है कि कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं। जो कमल होता है वो कहाँ पर उगता है, वो कीचड़ में उगता है, यानी कि ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर कीचड़ होती है। तो जो कमल के पौधे की पत्तियां होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। इसका कारण ये है ताकि जो कमल का पौधा है वो क्या हो सके, जो उसका पानी है उसके ऊपर रह सके, तैर सके और वो गंदगी से बच सके। ठीक है, अगर चौथा चित्र देखें तो चौथा चित्र है कि मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तो जो मेंढक है वो पानी के पास क्यों पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो मेंढक होता है वो स्थल पर भी रहता है और समुद्र में भी रहता है, दोनों जगह पर रह सकता है। इसीलिए जो मेंढक होते हैं वो पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। जब उनका मन होता है वो पानी में रहते हैं और जब उनका मन होता है वो जमीन पर रहते हैं। अगर आप पांचवें चित्र को देखेंगे तो पांचवा चित्र है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। जो तटीय क्षेत्र यानी कि जो समुद्र के आसपास जो रहते हैं, यानी कि जो तट पर जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो मछली क्यों है, क्यों? क्योंकि जो उनका रहने की जगह है वो किसके पास है, वो समुद्र के पास है और समुद्र के पास क्या पाई समुद्र में क्या पाई जाती है, वो मछलियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए जो उनका मुख्य भोजन है वो क्या है, मछलियाँ। यानी कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है और उसकी जो मुख्य विशेषता होती है वही क्या होती है, उसी विशेषता को व्यक्ति अपना लेता है और जो उसका खान पान जो होता है वो भी उसके रहने के स्थल के साथ, रहने के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इस चित्र के बाद हम आगे देखते हैं। इस चित्र के बाद अगर हम देखें तो विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी कि बहुत सारे विभिन्न स्थानों पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती हैं, लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। यानी कि जो अलग अलग स्थान है उस पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती हैं, जो लोग पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनका रहने सहने का तरीका बहुत ज़्यादा भिन्न होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जो लोगों का रहने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, वो उस स्थान के लोगों से भिन्न होगा जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थान के परिवर्तन के साथ ही क्या हो जाता है, लोगों के रहन सहन का जो होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है और जीव जंतु भी परिवर्तित हो जाते हैं। आपने रेगिस्तान में देखा है जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट होता है, अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो भेड़ बकरियां मिलेंगी आपको, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसके जीव जंतु अलग होते हैं। यानी कि स्थानों के अनुसार जो उसकी स्थलाकृति होती है उसके अनुसार ही क्या हो जाता है, जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन का तरीका भी बदल जाता है। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यानी कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और मानव होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास का पर्यावरण होता है उस पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी निर्भर करते हैं, जीव जंतु होते हैं वो भी निर्भर करते हैं और मानव जो होता है वो भी निर्भर करता है। देखो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि अगर
बर्फीला क्षेत्र है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो जैसे शंकुधारी वन होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कैक्टस पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं हरे भरे। तो इसी तरह से जैसे जैसे जो स्थान बदलता है उसी के अनुसार क्या हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी बदल जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो आसपास का उनका पर्यावरण होता है उसके ऊपर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और क्या होते हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर तो आश्रित होते ही होते हैं, उसके साथ साथ वो किस पे आश्रित होते हैं, वो एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव क्या होते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पर और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो जीवधारी होते हैं उनका आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वही परितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनके जो आपसी संबंध होता है या अपने आसपास के जो पर्यावरण के बीच संबंध होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही परितंत्र कहा जाता है या परितंत्र का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, एक परितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि जो एक परितंत्र होता है उसमें वो सब कारक मिलते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। देखो बायोटिक और एबायोटिक के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तो इसमें क्या है, जो एक विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो क्या हो, जीवीय हो या अजीवीय हो। ठीक है, संसार में प्रत्येक विशिष्ट परितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं का निर्माण स्वयं की स्थिति है। जो संसार है उसमें प्रत्येक विशिष्ट परितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थिति है। यानी कि संसार में प्रत्येक विशिष्ट परितंत्र है उसके पास क्या है, वो निर्जीव वस्तुओं को निर्मित कर सकता है, यानी कि स्वयं ही वो निर्जीव वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। ठीक है, वह स्थिति निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। यानी कि जो वो स्थिति है वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जो जीव हैं, यानी कि वहाँ की जो स्थिति है, संसार के जो विशिष्ट परितंत्र की स्थिति है वो निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम है। यानी कि अलग अलग स्थानों पर जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग रहने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। यानी कि जो जीव जंतु हैं वो केवल वहीं पनपते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता जो होती है वो पूरी हो सकती है। ऐसे स्थानों पर जीव जंतु नहीं पाए जाते जहाँ पर उनकी आवश्यकता पूरी ना हो सके। जैसे कि अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक परितंत्र हो सकता है। यानी कि हर जगह का अपना एक अलग परितंत्र रहता है। जैसे कि अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं उनका एक अलग परितंत्र है, जो घास स्थल है उनका एक अलग परितंत्र है, यानी कि वहाँ पर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव क्रियाएं होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अलग होती हैं, रेगिस्तान में अलग होते हैं, पर्वत क्षेत्रों में अलग होती हैं, झील, नदी और महासागर में अलग होती है। और एक जो छोटा सा तालाब होता है उसका भी एक छोटा सा एक अपना परितंत्र होता है। ठीक है, मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर बनाया है, बागान बनाया है, बाग बनाया है, जैसे कृत्रिम परितंत्र की रचना की है। देखो मानव निर्मित परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र के बीच में अंतर हमने जो पहले वीडियो थी उसमें चर्चा की थी इसके बारे में। तो जो मानव ने किया क्या है, मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग जैसे कृत्रिम परितंत्र की रचना की है। ठीक है, अगर हम परितंत्र की बात करें, यहाँ पर परितंत्र की डेफिनेशन दी हुई है, तो परितंत्र की अगर हम बात करें तो जो परितंत्र होता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, जिसमें जो समस्त जीवधारी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये उस ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। यानी कि परितंत्र के अंतर्गत जो समस्त जीवधारी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भी क्रिया करते हैं और पर्यावरण के साथ भी अंतरक्रिया करते हैं और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, संबंधित है। अगर मैं प्रश्न इसके देखो इसके प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न है कि परितंत्र कैसे बनता है। अगर हम पहले प्रश्न के आंसर की बात करें तो पहला प्रश्न, जीवधारी होते हैं उनका आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण का जो संबंध होता है वो परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है, एक है मरुस्थल है, पार्क है, वन है, समुद्र है। देखो प्राकृतिक यानी कि जो अपने आप बन गया हो। देखो मरुस्थल जो है वो मानव नहीं बनाता, वो स्वयं बन जाता है। वन भी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते, ना ही समुद्र मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है।
पार्क एक ऐसा परितंत्र है यहाँ पर जो क्या है, मानव निर्मित है, यानी कि जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ है। अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि दिए हुए संकेतों की सहायता से परितंत्र को पहचानिए। यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं जैसे कि पर्वत, मरुस्थल, वन और तालाब। ठीक है, आपको पहचानना है कि पर्वत का जो परितंत्र होता है किस तरह का होता है, मरुस्थल का किस तरह का, वन का और तालाब का किस तरह का होता है। अगर पहले की बात करें ऑप्शन की, तो पहला है कि मछली, पानी, कमल का फूल, यानी कि मछली और पानी और कमल का फूल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो जो तालाब होता है उसमें क्या पाई जाती है, मछली भी पाई जाती है, पानी भी और कमल का फूल भी पाया जाता है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड है कि रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा कहाँ पर पाया जाता है। ऊंट से हमने आप ऊपर पढ़ा था, कैक्टस का पौधा भी पढ़ा था हमने, ये मरुस्थलीय क्षेत्र का परितंत्र है और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा पाया जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा है कि घने पेड़ कहाँ पर और जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। अगर इसमें से देखें तो जो वन है, वन पर क्या पाया जाता है, घने पेड़ पाए जाते हैं, जंगली जानवर और मिट्टी पाई जाती है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कि शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बकरी कहाँ पर पाई जाती हैं। तो शंकुधारी वन, भेड़ और बकरी कहाँ पर पाई जाती हैं, ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर पर्वत में क्या मिलते हैं, शंकुधारी वन, भेड़ और बर्फ पाई जाती है। ठीक है, देखो आपको हमेशा आपको सूचना दी जाती है कि जो कोविड-19 है, अगर आपको उससे बचना है तो आपको क्या करना है, नियमित अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, यानी कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और साथ ही में आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की आज की वीडियो में हमने परितंत्र के बारे में चर्चा की और आज की वीडियो यहीं तक थी। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।